हम बात किसकी कर रहे थे? वैदिक सभ्यता की। ठीक है सर, हम इतिहास में बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता की। और वैदिक सभ्यता में हमने क्या कर लिया? सबसे पहले हमने पढ़ा आर्यों के बारे में। किसके बारे में? आर्यों के बारे में, कि आर्यों का मूल स्थान कौन सा था। जैसे दयानंद सरस्वती ने कहा कि तिब्बत से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। वैसे के वैसे ही क्या है कि एक बंदे का नाम मिलता है, कौन सा? मैक्स मुलर, जिसने कहा कि ये लोग क्या है, मध्य एशिया यानी माइनर एशिया से, जो चीन से लेकर क्या है ईरान इराक तक का जो एरिया है वहां से आए हैं। सबसे पहले हमने आर्यों के बारे में बात की। उसके बाद में हमने बात की कि जो वैदिक सभ्यता है वो दो भागों में बटी हुई है। कितने भागों में? दो भागों में बटी हुई है। कौन कौन से? एक तो ऋग्वैदिक काल, ठीक है, एक दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। हम किसके बारे में बात कर रहे थे अभी तक? ऋग्वैदिक काल के बारे में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के बारे में हमने वैदिक साहित्य की बात की। हमने किसकी बात की? वैदिक साहित्य की बात की। वैदिक साहित्य में अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो हमने वेदांगों के बारे में बात की, 4 वेदों की बात की। 4 वेद कौन कौन से? एक नंबर 1 बोलो, एक कौन कौन से? ऋग्वेद। नंबर 1 ऋग्वेद, सामवेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, और नंबर 4 अथर्ववेद। ठीक है, इन 4 वेदों की हमने बात की। और इन 4 वेदों में मैंने बताया था कि ये जो 3 नीचे वाले हैं ये तो किस काल में रचे गए? उत्तर वैदिक काल में रचे गए। ठीक है, और ये ऊपर वाला कब रचा गया? ऋग्वैदिक काल में रचा गया। ठीक है, अगर बात इन तीनों की जाए, ऊपर के प्रथम जो 3 हैं कौन कौन से? नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 कौन सा? सामवेद। तो इन तीनों को क्या है? वेद श्रेय माना जाता है। क्या माना जाता है? वेद श्रेय माना जाता है। ठीक है, इन चीजों की हमने बात कर ली। इसके अलावा हमने 6 वेदांग पढ़े थे। क्या पढ़े हमने? वैदिक साहित्य में 6 वेदांग पढ़े, जिनकी बात मैंने की कि इन 6 वेदांगों को क्या है? पौरुष माना जाता है। क्या माना जाता है? पौरुष माना जाता है। और इसी के अलावा हमने उपनिषदों की बात की, आरण्यकों की बात की। ठीक है, आज अगर हम जिस चीज की बात करेंगे तो वो है सभा और समिति। ठीक है, सभा और समिति क्या है कि जो ऋग्वेद काल या वैदिक साहित्य कहूं तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है सभा और समिति। अब किस तरीके से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है? तो जो आज हमारा स्वरूप है ना, जो राज्यसभा, लोकसभा, देखो उसी की तरह क्या है कि उस टाइम में भी जैसे आज हम महिलाओं को भाग देते हैं किसमें? लोकसभा में, राज्यसभा में। उसी तरीके से क्या है कि उस टाइम में सभा और समिति में भी महिलाओं को खास तौर से बहुत ज्यादा ऊपर का अधिकार दिया जाता था पुरुषों के मायने में। ठीक है, और अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो जो ग्रंथों के मामले में महिलाएं क्या पुरुषों को भी पीछे पिछाड़ के चली गई थी। ठीक है, खास तौर से किसमें? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे? सभा की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम सभा की बात करेंगे। अगर सभा की बात की जाए तो इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 8 बार क्या मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में इसका कितनी बार उल्लेख है? 8 बार उल्लेख मिलता है। और इससे क्या है? निष्ठा कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? निष्ठा कहा गया है। क्यों कहा गया है निष्ठा? क्योंकि इसमें क्या है, जो ग्राम के सबसे विद्वजन व्यक्ति जो होते हैं, जो विद्वान होते हैं, ठीक है, वो युवा वर्ग और जो पुरुष यानी कि महिलाएं जितनी भी हैं वो क्या है, इसमें सभी भाग लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसे निष्ठा क्यों कहा गया है, तो सभी ग्राम के जो विद्वजन हैं, क्या है? विद्वजन है, युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, वो सभी क्या इसमें भाग लेते थे। इसलिए इसको क्या कहा गया है? सभा को निष्ठा कहा गया है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है आपके लिए। ठीक है, अच्छा,
अगर बात कर ली जाए कि जो ऋग्वेद काल में जिसकी बात कर रहे हैं हम, सभा और समिति की, देखो ये ऋग्वेद काल की बात हो रही है। इसमें क्या है, सभा और समिति एक अलग मायने से नजर आएंगे आपको, ठीक है। जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आगे बढ़ेंगे ना, तो वहां पर बिल्कुल इसका नजरिया बदल जाएगा। वहां पर क्या है, महिलाओं की स्थिति थोड़ी डाउन हो जाएगी, और इसके जो फैसले हैं या फिर ये जो कार्य कर रही है सभा और समिति, ये कुछ अलग तरीके से दर्शाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सभा क्या काम कर रही है, देखो गांव के जितने भी सामूहिक फैसले थे वो कौन लेती थी, सभा लेती थी। हमें क्या पता चलता है इससे कि जो सामूहिक फैसले थे गांव के, ग्राम के, वो कौन करती थी, सभा करती थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, सबसे मैं कहूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आप इसको क्या नोट लगा के लिखोगे कि जब महिलाएं इसमें भाग लेती थी, जब इससे हमें क्या पता चलता है, जब मतलब महिलाएं भाग इसमें लेती थी, कि जब महिलाएं इसमें भाग लेती थी तो इन्हें मतलब महिलाओं को, इन्हें मतलब सभा में जो महिलाएं भाग ले रही हैं, इनको क्या पुकारा जाता था, सभावती। क्या, सभावती। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद काल में जो सभा थी उसमें जो महिलाएं भाग लेती थी उनको क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, सभावती, ठीक है। मिटा दूं एक बार में, कोई लिखने वाला तो नहीं है, हाँ हाँ लिख लो, ठीक है। अच्छा, ये बात हम किसकी कर रहे हैं, अच्छा इसके पहले मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया था, एक शब्द का उल्लेख किया था मैंने, मिटा दूं एक बार में, ठीक है। पिछली क्लास में एक शब्द का उल्लेख मिला था आपको, शब्द था क्या सर, विदथ, शब्द था विदथ। क्या जानकारी है शब्द के बारे में, विदथ शब्द क्या था, ऋग्वेद काल में शब्द का उल्लेख मिलता है विदथ, क्या उल्लेख है इसका। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद काल में मैंने बताया था कि इसका 122 बार उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है, 122 बार इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और जो ऋग्वेदिक आर्य जो थे ना, ऋग्वेदिक आर्य, उनकी ये सबसे प्राचीनतम संस्था थी, क्या थी ये, सबसे प्राचीनतम संस्था थी, संस्था। और ये किस चीज की संस्था थी, जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था कि उसमें क्या था कि एक सिंधु घाटी, सॉरी, जैसे मैंने उसमें बताया था कि अरस्तु के बारे में बता रहा था मैं, ठीक है, अरस्तु और प्लेटो के बारे में बता रहा था। तो जो प्लेटो जो था उसने एक एकेडमी खोली थी, वो एकेडमी किसकी थी, राजनीतिक विज्ञान की एकेडमी थी। उसी तरह से ये क्या है कि ये ज्ञान विज्ञान से संबंधित एकेडमी, सॉरी इसमें ये संस्था थी, तो ज्ञान विज्ञान से संबंधित क्या थी ये, एक संस्था थी। किस काल की बात हो रही है ये, ऋग्वेद काल, यानी कि वैदिक सभ्यता में विदथ, सभा विदथ। और अब हम बात किसकी करते हैं, समिति की, बात किसकी करेंगे, समिति की। आपको पता चल गया कि सभा क्या चीज होती है, और अब बात करते हैं हम समिति की, ठीक है। अगर बात की जाए किसकी, समिति की, देखो वैसे तो बात अगर सभा की करें हम और दूसरी किसकी करें, समिति की करें, देखो ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं मिलता, बट कार्य अलग अलग है इनके, क्या है, कार्य अलग अलग हैं, ठीक है। सभा क्या काम करती है वो मैंने बता दिया। अब समिति की बात करते हैं। देखो अब इसमें क्या है, गांव के समस्त जन इसमें शामिल होते थे, क्या होते थे, समस्त जन ग्राम के इसमें क्या होते थे, शामिल होते थे, ठीक है। अब गांव के समस्त जन इसमें शामिल हो रहे हैं, तो देखो इसमें कौन कौन आ गया, जैसे युवा वर्ग आ गया, नॉर्मल बात है ना, धनाढ्य वर्ग भी इसमें आ गया। अब ये बहुत बड़ी बात बनती है, क्योंकि देखो आज जो हमारी जो मतलब समिति जो आज मतलब गठित की जाती है, जैसे आज पंचायती राज के अंदर देखें तो उससे कितना अंतर है इसमें, उससे
कितना अंतर है। आज जो हमारी मतलब जो पंचायत समिति है या फिर ग्राम सभा जो होती है उसमें कौन कौन भाग लेता है, ज्यादातर हम देखते हैं कि जो वैसे तो युवा वर्ग को वैसे तो शामिल किया जाता है, बट जो विद्वजन जो व्यक्ति होते हैं ना, जो जैसे हम देखते हैं ना कि इस तरीके से मतलब एक पुराने जमाने में इस तरीके पेपर हुआ करता था, उसमें एक चौकी हुआ करती थी, यहाँ पे कुछ पुरुष बैठे हैं, ठीक है, पंचायत समिति के ग्राम पंचायत के, इधर लोग बैठे हैं, और फैसला कौन करते थे, ये लोग करते थे फैसला। उसी तरीके से पुराने टाइम की बात की जाए तो आज का जो आधुनिक जो हमारा जो पंचायती राज का सिस्टम है उससे कहीं ना कहीं ऋग्वेद काल का जो पंचायत समिति समिति और सभा जो है वो मेल खाती दिखती है हमें, ठीक है। अच्छा, धनाढ्य वर्ग आ गया, ब्राह्मण वर्ग, इसमें कौन सा वर्ग आ गया, ब्राह्मण वर्ग भी शामिल था, युवा वर्ग भी शामिल है, धनाढ्य वर्ग भी शामिल है और ब्राह्मण वर्ग भी शामिल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में बात खास तौर से की जाए, देखो महिलाओं को सभा में भाग दिया जाता था, उनको सभापति कहा जाता था। अगर इसमें अगर हम बात करें तो समिति में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था। महिलाओं को याद रखनी है ये बात, महिलाओं को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था, ठीक है। महिलाओं को इसमें क्या भाग लेने का अधिकार नहीं था। अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं करूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करूं तो जो अथर्ववेद है, क्या है, अथर्ववेद जो है यानी कि ग्रंथ जो है, इसमें क्या है, सभा और समिति को, सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। देखो अब ये नॉर्मल बात है अपने लिए कि सभा और जो समिति है वो कार्य क्या करनी है। देखो नॉर्मल सी बात है कि जो राजा है अपना ऊपर, ठीक है, जो क्या है राजा है उस पर क्या नियंत्रण रख रही होंगी, उसके काम की देखरेख कर रही होंगी, तो इसीलिए क्या कहा गया है कि प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किस में कहा गया है ये सबसे मायने रखती है बात है। जो अथर्ववेद जो अपना ग्रंथ है ना उसमें ये इस बात का उल्लेख मिलता है अपने को कि प्रजापति की दो पुत्रियां कौन है, सभा और समिति है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये नॉर्मल सी बात मैंने बताई दी कि सभा और जो समिति है, मान लो जैसे समिति है, इनका प्रमुख कार्य क्या था, क्या था प्रमुख कार्य, राजा पर नियंत्रण, क्या था, राजा पर नियंत्रण रखना, ठीक है। और राजा पर नियंत्रण भी किस तरीके से, एक तो क्या था कि इसकी पद मुक्ति, कि इसको पद से हटा भी सकती थी। अब देखो जैसे आज हमारी जो सभा है, ग्राम सभा, जैसे मतलब कोई निर्णय ले लेती तो वो काम होता है ना, समिति या जो भी है काम होता ही है, जो निर्णय ले लिया जाता है। उसी तरीके से क्या था कि उस टाइम में भी जिस समिति ने या फिर सभा ने जो निर्णय ले लिया वो क्या है, सर्वव्यापी होता था और राजा की पद मुक्ति भी की जा सकती थी और नियुक्ति भी होती थी। क्या होती थी, नियुक्ति भी होती थी, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, समिति, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें कि जो सभा में जो समिति थी, दोनों सभा व समिति थी। देखो महिलाओं के बारे में खास तौर से मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा, महिलाओं के बारे में इस तरीके से कि सभा में अधिकार था महिलाओं को भाग लेने का और इसमें क्या था, समिति में नहीं था। इसके जस्ट हम विपरीत जब उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो महिलाओं की बिल्कुल आपको विपरीत स्थिति दिखाई देगी कि वहां पे क्या है कि महिलाओं को कहीं भी अधिकार नहीं है, कहीं भी अधिकार नहीं है भाग लेने का। तो महिलाओं की सबसे अच्छी स्थिति कहां पर मानी जाती है, अपने वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति थी। अब यहाँ पे एक मैंने उल्लेख किया था आपके सामने कि जो 4 आश्रमों की बात की थी मैंने, इसमें क्या की थी मैंने,
4 आश्रमों की बात की थी। एक तो था कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम, कौन सा? गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। और तीसरा ये था संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, लास्ट में नहीं है। नहीं सर, ये नंबर 3 मैं बताता हूँ किस तरीके था। इसकी जो एज मानी जाती है 0 से 25 वर्ष। ठीक है, जब एक बच्चा जो होता है, जब शुरू से क्या है 25 वर्ष तक क्या है कि गुरु के पास क्या है, गुरु के पास है, गुरु के समीप बैठकर क्या है वो ज्ञान लेता है। क्या लेता है? ज्ञान लेता है। जैसे वो 25 वर्ष तक अपना ज्ञान पूरा कर लेता है तो उसके बाद में क्या है कि उसकी क्या है घर वापसी होती है, और वो क्या है कि विवाह वाले संबंध में बंधता है। क्या करता है वो? विवाह करता है, और विवाह करता है तो उसको क्या कहा जाता है? गृहस्थ आश्रम। क्योंकि पुरुष का जो जीवन है वो 100 वर्षों का माना गया है। क्या माना गया है? 100 वर्षों का माना गया है। और उसमें से क्या है कि जब 25 वर्ष की आयु में जब वो अपनी शिक्षा पूर्ण करके क्या है वापस गुरु से घर पे लौटता है तो वो गृहस्थ आश्रम हो जाता है। यानी 26 से 50 के बीच में, 26 और 50 के बीच में कौन सा आ गया? गृहस्थ आश्रम आ गया। अच्छा, उसके बाद में जब क्या होता है कि जब उसका क्या है कि मोह माया से उसका जीवन क्या है, मोह माया से बिल्कुल लिप्त हो जाता है, तो अब उसको क्या है कि सांसारिक जो बंधन है उससे मुक्त करके क्या है कि एक वापिस शिक्षा पर क्या है, वापिस शिक्षा पर क्या द्वारा लाया जाता है। तो वो क्या है कि वानप्रस्थ का मतलब ही है कि वनों को गमन करना। क्या मतलब है? वनों को गमन करना। ठीक है, तो वो क्या है दोबारा से गमन करता है। सबसे ज्यादा ग्रंथ जो लिखे जाते हैं वो किस काल में लिखे जाते हैं? आपके वानप्रस्थ में। तकरीबन इसकी जो आयु मानी 51 से लगभग 75 के आसपास मानी जाती है। ठीक है, 51 से 75 के बीच बीच में क्या करता है बंदा? वानप्रस्थ आश्रम में यानी वनों में गमन करता है और ज्ञान विज्ञान की जितनी बातें वो सीखता है और ग्रंथ लिखता है खास तौर से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में क्या है कि बिल्कुल अंत में क्या आएगा? अंत्येष्टि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो संन्यास आएगा। तो 76 से जो 100 वर्ष का जो समय होता है वो किसमें बीतता है? संन्यास में बीतता है। ठीक है, तो जब मैंने इन चारों की बात की थी तो मैंने बताया था कि जो खास तौर से महिलाएं जो है ना, महिलाएं जब इस काल में ग्रंथ लिखने के मामले में गुरु के समीप बैठकर जब उन्होंने ग्रंथ लिखे वानप्रस्थ आश्रम में, तो पुरुषों को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। किसको छोड़ दिया? पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद काल में मिलती है। और मैंने पीछे के पीछे सारे उपनिषद भी बताए हैं कहां से क्या जानकारी मिलती है, तो उसका दोबारा से उल्लेख करना उचित नहीं रहेगा। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। पढ़े बात किसकी करते हैं? आगे की। हमने सभा और समिति की बात कर ली, अब हम बात करेंगे किसकी? ऋग्वेद काल में जो सामाजिक जीवन है उसकी बात करेंगे। किसकी? सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन की। अब तक हम किसकी बात कर रहे थे? अब तक हम राजनीतिक जीवन की बात कर रहे थे। हमने वैदिक साहित्य पढ़ लिया था, उसके बाद में हमने राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला है अब कि किस तरीके से राजनीति में क्या है कि मैंने बताया कल कि किस तरीके से क्या होता है कि सबसे पहले छोटी इकाई परिवार होती है, उसके बाद में ग्राम कुल बसता है, फिर ग्राम बसता है, फिर विश्व या तहसील बसती है, फिर जन यानी कि जिला बसता है, उसके बाद में जनपद और फिर महाजनपद होते हैं। ठीक है, ये कल मैंने बातें कर दी। उनके क्या सारे के सारे मुखियाओं की बात होगी, वो तो राजनीति की बात थी। अब हम किस पर आ गए? सामाजिक जीवन पर आ गए। किस तरीके से समाज बसता था, कौन से काल की बात कर रहे हैं हम? ऋग्वेद काल में किस तरीके से समाज बसता था। देखो, सबसे पहले तो हमें अभी तक जैसे जानकारी मिल रही है कि संयुक्त परिवार प्रथा थी। क्या थी? संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, क्या प्रचलन में था? संयुक्त परिवार यानी कि परिवार क्या था? इकट्ठा होकर रहता था, एक जगह रहते थे। जैसे मतलब आज भी हमें मिलती है ऐसी जानकारियां, वैसे के वैसे ही ऋग्वेद काल में भी था सामाजिक जीवन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि समाज क्या था? पितृस्तात्मक था। क्या था? पितृस्तात्मक था। समझते हो पितृस्तात्मक क्या चीज होती है? क्या चीज होती है पितृस्तात्मक? पुरुष प्रधान का प्रधान। हाँ, कि जैसे मान लो कि पुरुष प्रधान व्यवस्था। हाँ, ये मान लो क्या है कि एक राजा है। ठीक है, जब इसकी जब मृत्यु हो जाएगी तो इसके बाद में शासन किसके हाथ में चला जाएगा? इसके पुत्र के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे वंश दर वंश क्या है? पीढ़ी
चलती रहती है, तो वो कौन सा शासनकाल हो जाता है? पितृसत्तात्मक हो जाता है। और हम सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे पढ़ के आए थे, तो वहां पर क्या चीज थी, क्या चीज मिली हमें? मातृसत्तात्मक, क्योंकि मातृदेवी की मूर्ति मिली थी, तो इसलिए क्या माना जाता है कि मातृसत्तात्मक माना जाता है। उसके विरुद्ध क्या हमें मोहनजोदड़ो में एक चीज मिली थी कि ये क्या माना जाता था? गणतंत्रात्मक माना जाता था। क्या माना जाता था? गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक के भी शासन मिले हैं वहां से हमें, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है कि जो ऋग्वेद काल में सामाजिक जीवन में हमें पता चलता है कि यहाँ का समाज क्या था? पितृसत्तात्मक था, ठीक है। अच्छा, अगर हम खान पान की बात करें, किसकी? खान पान बहुत ही क्या था? सहज और सरल था। सहज और सरल का मतलब इतनी सी बातें बहुत सारी जानकारी मिलती है हमें। सहज और सरल इस तरीके से था कि जो उस टाइम में जो आर्य जो लोग थे वो क्या थे? मांस मछली खाने से बहुत ज्यादा कतराते थे। वो दुग्ध से निर्मित चीजें खाते थे। वो किस चीज से निर्मित चीजें खाते थे? दुग्ध से निर्मित वस्तु या पदार्थ क्या थे? वो खाते थे। और मैं कहूं तो मांस मछली से क्या करते थे? वो परहेज, मतलब बिल्कुल वो उनको घृणा आती थी एक तरीके से मांस मछली का नाम लेने से, ठीक है। मांस व मछली खाने से कतराते थे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि वो क्या करते थे कि खान पान बहुत ही सहज और सरल करते थे, यानी प्रकृति ने जो चीजें उपलब्ध करवाई हैं उनको वो चीजें खाते थे। खास तौर से क्या? दूध से निर्मित। एक बात मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता दूं कि ऋग्वेद काल में गाय जो है ना, गाय वो वस्तु विनिमय का साधन थी। क्या थी वो? वस्तु आगे आएगी वो चीज, क्या चीज है मैं बताऊंगा आपको। वस्तु विनिमय का साधन थी और गाय को क्या है? लक्ष्मी माना गया है। अब कोई लक्ष्मी को काटता है क्या? लक्ष्मी को कोई नहीं काटेगा ना। आप नोट को फाड़ सकते हो? नहीं फाड़ सकते ना। इसीलिए लक्ष्मी माना गया गाय को। और वो क्या थे? गाय को वस्तु विनिमय का साधन मानते थे। इसीलिए क्या है कि वो उससे क्या है? दूध से निर्मित चीजें ही वो क्या करते थे? खाते थे, ठीक है। बात आपकी समझ में आ गई? मिटा दो इसको एक बार में। अच्छा, इसके बाद में अगर बात की जाए कि जैसे हम आज भी जिस चीज के बारे में बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा हमें अजीब तरीका लगता है ना उसके बारे में बातचीत करना। देखो किस तरीके से कि इनका सबसे प्रिय पदार्थ, आप नोट लगा लिख लेना चीज को, कि इनका सबसे प्रिय पेय पदार्थ कौन सा था? सोमरस। क्या था? सोमरस। आज भी कई अपने जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं कि सोमरस क्या होती है? शराब होती है। देखो ये शराब नहीं थी, ये शराब नहीं थी, ये उस टाइम से निर्मित जड़ी बूटियों से बनी हुई है। क्या थी? उनके लिए दवा थी। क्या थी? दवा थी। ये एक प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित क्या थी? दवा थी, जिसको वो लोग क्या कहते हैं? सोमरस। इसको वो बहुत ही अच्छी चीज मानते थे। क्या मानते थे? अच्छी चीज। जैसे अपने आज तो क्या सोमरस को जैसे युवा वर्ग के जो लोग शराब मानते हैं ना कि ऋग्वेद काल में वो शराब पीते थे, मतलब ये शराब नहीं थी, ये अल्कोहल नहीं था। ये क्या थी? जड़ी बूटियों से निर्मित उस टाइम की एक दवा थी जो आर्य लोग जो क्या करते थे अपने लिए सबसे पेय पदार्थ अच्छा मानते थे, ठीक है। अच्छा, अगर इसका उल्लेख की बात की जाए ना, किसकी? सोमरस के उल्लेख की, तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल जो है ना, कौन सा मंडल? 9वां मंडल। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें क्या है? सोमरस का अपने को क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है अपने को? उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगर इसके बाद बात की जाए तो जैसे मैंने अभी भी बताया आपको कि जो गाय जो थी ना, गाय, क्या? गाय, गाय को अगन्य माना गया है। क्या माना गया है? अगन्य। क्या माना गया? गाय को अगन्य माना गया है। देखो अगन्य क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? वैसे इसका जो अर्थ है वो अपने को सब बातें बताएगा। न मारने योग्य है। देखो
गाय क्यों न मारने योग्य थी? बात यहां पे आती ना कि गाय को उन्होंने क्या है, अघन्य कहा है, न मारने योग्य। न मारने योग्य क्यों थी? मैंने अभी भी बताया कि ये क्या थी, वस्तु विनिमय साधन, एक प्रकार की मुद्रा थी। हाँ, देखो धन को कोई लात मारेगा क्या? धन को कोई लात मारेगा? उस टाइम में जो कोई युद्ध भी जब होता था ना, तो वो गाय के लिए होता था। अगर मान लो कोई एक राजा है, मान लो, ठीक है, वो क्या दूसरे अगर किसी राजा की मतलब क्या है कि गाय मतलब जो क्या है चोरी कर लेता था या फिर वो मतलब ले जाता था, तो उसको वापिस छुड़ाने के लिए क्या युद्ध होता था? क्या होता था? युद्ध होता था। इसीलिए क्या है कि जो न मारने योग्य क्या है, गाय को माना गया अघन्य। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अगर इसके उल्लेख की बात की जाए तो जो गौ शब्द जो है ना, कौन शब्द? गौ शब्द, इसका ऋग्वेद में उल्लेख जो है वो तकरीबन 176 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है? 176 बार। इससे पता चलता है ना महत्व का। जैसे विदत शब्द का 122 बार उल्लेख मिलता है, मतलब बहुत ही ज्यादा सर्वव्यापी, सर्वोपरि थी वो संस्था। क्या थी? सर्वोपरि थी। इसी तरीके से क्या है कि गाय जो है उसका अगर उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार मिल रहा है, ऋग्वेद ग्रंथ है उसमें 176 बार गाय का उल्लेख मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या? बहुत ही सर्वव्यापी है ये। ठीक है, इसका उल्लेख कितनी बार मिल गया अपने को? 176 बार मिलता है। कुछ लिख रहे हैं तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बता दो। देखो, जैसे मैंने अभी भी बताया कि गाय को क्या कहा जाता था? अघन्य। ठीक है, गाय को अघन्य कहा जाता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गाय को अघन्य जो है वो किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा जाता था? किस ब्राह्मण ग्रंथ में इसको अघन्य कहा गया है? तो जो शतपथ ब्राह्मण जो है ना, कौन सा? शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें क्या है, गौ या गाय को क्या कहा गया है? अघन्य कहा गया है। ठीक है, गाय को अघन्य कहा गया है। बेटा दो। अच्छा, अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया था स्त्रियों के बारे में, कुछ मैंने कहा था कि ऋग्वेद काल में क्या है, स्त्रियों की स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, अब कुछ विदुषी महिलाएं जैसे लोपा, मुद्रा, ठीक है, ऐसी कुछ महिलाएं हुई हैं जिनके बारे में मैं अब उल्लेख करूंगा। ठीक है, और बताऊंगा महिलाओं के खास तौर से। अब हम बात किसकी करेंगे सामाजिक जीवन में? महिलाओं की स्थिति पर। महिलाओं की स्थिति पर। ठीक है, देखो, अब हम जब महिलाओं की स्थिति पर बात करेंगे तो मतलब क्या, ऋग्वेद काल में अलग से अगर महिलाओं की स्थिति की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ही अच्छी बात है। महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी रही होगी, इसीलिए महिलाओं के ऊपर खास तौर से विचार किया जा रहा है ना। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं महिलाओं की स्थिति। सबसे पहले तो मैं जैसे बताऊं कि सम्मानजनक थी। क्या थी? सम्मानजनक थी। अगर वो देखो, इस शब्द से पता चलता है कि महिलाओं का सम्मान किया जाता था। जैसे हम पीछे सभा में पढ़ के आए कि सभा में महिलाओं को शामिल किया जाता, सभापति कहा जा रहा है उनको, तो सम्मानजनक तो थी ही थी। ठीक है, ये बात अपने को वैसे पता चल रही है। ठीक है, अच्छा, जिसने मेरी पीछे की क्लासें लगाई उसको तो पता है, मैंने पढ़ाया था उपनयन संस्कार के बारे में। क्या था? उपनयन संस्कार के बारे में पढ़ाया था। तो मैंने बताया था कि पुरुषों के समान महिलाओं को भी क्या है, को उपनयन संस्कार करने का अधिकार था, संस्कार पाने का या फिर अधिकार था इनको। ठीक है, क्या होता है उपनयन संस्कार? थोड़ा सा और बताता हूं आपको। देखो, उपनयन संस्कार का मतलब ये था कि गुरु के समीप बैठकर क्या करना? ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है,
ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या है, एक जब ब्रह्मचर्य आश्रम जो था 0 से 25 वर्ष के बीच बीच में, जब मान लो कोई जो महिला है वो 16 या 17 वर्ष की जब होती थी ना, 16 या फिर 17 वर्ष की जब वो होती थी, तो वो क्या है कि गुरु के समीप बैठकर क्या करती थी, वो ज्ञान की प्राप्ति करती थी। क्या करती थी, वो ज्ञान की प्राप्ति करती थी। इसलिए क्या है कि इस काल में, कौन से काल में, ऋग्वेद काल में महिलाओं को उपनयन संस्कार का अधिकार था। बट एक बहुत ही दुखद बात ये मिलती है अपने को कि जब उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ते हैं ना वैसे कि वैसे, तो उत्तर वैदिक काल में क्या है कि उपनयन संस्कार का अधिकार क्या है, यहां पे लिख रहा हूं मैं एक बार। सबसे ऊपर कौन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखो उत्तर वैदिक काल में क्या है कि मैं पढ़ाऊंगा आपको कि जो 2 वर्ण थे ना ऊपर के, सिर्फ और सिर्फ कौन से, ब्राह्मण और क्षत्रिय, सिर्फ इनको ही उपनयन संस्कार का अधिकार था, नीचे वालों को नहीं था। और महिलाओं को तो फिर होना कहां से है। और मैंने खास तौर से बात बहुत ज्यादा जोर देकर बताई थी कि जो अपने को ऋग्वेद काल जो मिलता है, 2 चीजें बताई थी मैंने कि जो अपने को जो ऋग्वेद काल मिलता है, ऋग्वेद काल में तो क्या है कि कर्म पर आधारित थी, वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। और जब मैंने उत्तर वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इसमें जन्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, जन्म पर आधारित थी उत्तर वैदिक काल में, और ऋग्वेदिक काल में कर्म पर आधारित थी। तो जो देखो कर्म जैसा होगा वैसे के वैसा ही फल मिलेगा ना। देखो कर्म जैसा कर रहे हैं, अगर कोई क्या है पुरोहित है, अगर मान लो एक उदाहरण में आगे बताऊंगा आपको कि एक बंदा क्या है, जैसे मान लो राजा है, क्या है, राजा क्षत्रिय है, अगर उसका बेटा मान लो क्या है पुरोहित का कार्य करता है तो वो किस में गिना जाएगा, ब्राह्मण वर्ग में गिना जाएगा। अगर उसी का बेटा क्या है व्यापारी का कार्य करने लग जाता है तो वो वैश्य में गिना जाएगा। अगर वो तीनों वर्णों की सेवा कर रहा है तो वो शूद्र में गिना जाएगा। किस में गिना जाएगा, शूद्र में गिना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या है कि थोड़ा सा कंपैरिजन कर दिया मैंने किसमें, उत्तर वैदिक काल में। अच्छा, इसके बाद में उपनयन संस्कार की बात हमने कर ली, तो अगर विवाह की बात की जाए, किसकी, विवाह की, कि महिलाओं का विवाह किस आयु में किया जाता था। जैसे 16 या 17 वर्ष जो है ना, जैसे मैंने अभी भी बताया कि जो 16-17 वर्ष तक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं, उसके बाद में उनकी विवाह की आयु हो जाती है। तो विवाह की जो आयु थी ऋग्वेद काल में, तो 16 से 17 वर्ष की थी। ठीक है, 16 से 17 वर्ष की थी महिलाओं की विवाह की उम्र। एक शब्द का उल्लेख मिलता है अपने को इसमें, मिटा दूं एक बार में, देखो एक शब्द का उल्लेख मिलता है सद्योवधू। सद्योवधू क्या है ये सद्योवधू। ठीक है, देखो सद्योवधू क्या है कि जब एक बालिका जो है, मतलब जब वो 16 या 17 वर्ष की होती है, क्या है 16 या फिर 17 वर्ष की होती है, जब वो गुरु के समीप बैठकर, क्या है, गुरु के समीप बैठकर क्या है कि ज्ञान अर्जन कर रही होती है, ज्ञान की प्राप्ति कर रही होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या है कि वो सीधा का सीधा, ठीक है, क्या है, सीधा सीधा, क्योंकि 16-17 वर्ष के तो उसका विवाह हो जाता है। इसीलिए क्या है कि 16-17 वर्ष की उम्र में जब वह ज्ञान की प्राप्ति कर लेती है तो जस्ट इसके बाद में कौन से आश्रम में प्रवेश कर जाती है, गृहस्थ आश्रम। जब वो 16-17 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति करके गुरु के समीप बैठकर 16 या 17 वर्ष की उम्र में जस्ट 18 वर्ष की जब होती है, यानी 17 के जस्ट बाद में प्लस जो वर्ष आते हैं उसमें क्या है, वो कौन से आश्रम में प्रवेश करती है, गृहस्थ आश्रम में। तो वो क्या कहलाती है महिला, क्या कहलाएगी, वो सद्योवधू। क्या कहलाएगी, सद्योवधू कहलाएगी। ठीक है, तो ये है सद्योवधू। अच्छा, एक महिलाओं की स्थिति में एक शब्द का नाम मिलता है अपने को, ब्रह्मचारिणी। कौन सा शब्द है, ब्रह्मचारिणी या फिर ब्रह्मवादिनी। आप इसको ये भी कह सकते हो, क्या, ब्रह्मवादिनी। ठीक है, ब्रह्मचारिणी या फिर ब्रह्मवादिनी। अच्छा, ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या होता है कि देखो जब महिला, देखो कुछ कुछ महिलाएं ऐसी होती थी कि ब्रह्मचर्य क्या किया उन्होंने
गुरु के समीप बैठकर बिताया, ठीक है। उसके बाद में क्या करती थी, अपना जो पूरा का पूरा जीवन है वो किसमें बिता देती थी, किसमें बिता देती थी वो। जब एक महिला क्या है पूरा अपना आजीवन, पूरा अपना आजीवन क्या है गुरु के चरणों में बिता देती थी, तो वो क्या कहलाती थी, वो ब्रह्मचारिणी कहलाती थी, ठीक है। जो आजीवन क्या है विवाह नहीं करती थी, ठीक है। जो अपना क्या है कि पूरा पूरा जीवन क्या है गुरु के चरणों में बिता दे, वो क्या कहलाएगी आपकी ब्रह्मचारिणी। क्या आजीवन, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है मैं, कि जो आजीवन क्या है यानी कि जीवन पर्यंत, इसका मतलब क्या होगा, आजीवन का क्या मतलब है, जीवन पर्यंत यानी अपना पूरा जीवन जो है वो गुरु के आश्रम में रहकर ज्ञान अर्जन करती है। क्या करती है वो, ज्ञान अर्जन करती है। वो महिला क्या कहलाएगी आपकी ब्रह्मचारिणी कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि वो पूरा पूरा जीवन अपना क्या कर रही है गुरु के चरणों में बिता रही है, ठीक है। वो विवाह नहीं कर रही, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं कर रही, मतलब गृहस्थ जीवन नहीं बिता रही है, वो गुरु के पास रह रही है, ठीक है। अच्छा मिटा दो ये शब्द, कोई लिखने वाला नहीं है ना। अच्छा अब हम महिलाओं की स्थिति में बात करेंगे ऋषि की। किसकी बात करेंगे, ऋषि की बात करेंगे, ठीक है। देखो ऋषि शब्द का जब हम उल्लेख करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ब्रह्मचर्य जो है ना, कौन सा आश्रम, नंबर 1, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम जो है, ठीक है। देखो जो जीवन पर्यंत क्या है, जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करती है। कि ब्रह्मचर्य का मतलब ही है कि गुरु के पास रहना। तो जीवन पर्यंत क्या है कि महिलाएं क्या करेंगी, गुरु के पास रहेंगी, ज्ञान अर्जन करेंगी, तो वो महिलाएं क्या कहलाएंगी, ऋषि कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, ऋषि कहलाएंगी, ठीक है। और वो क्या करती थी, जो जीवन पर्यंत क्या गुरु के पास रहेगी तो वो क्या करेंगी, वैदिक मंत्रों की रचना करती थी। वो क्या करती थी, वैदिक मंत्रों की रचना करती थी। देखो वो जीवन पर्यंत रह रही है तो कुछ ना कुछ तो ऐसे कार्य करेगी ना कि उसका जीवन सफल हो जाए, गुरु के पास रहना उसका जीवन क्या हो जाए, सफल हो जाए। तो वो क्या करती थी, वैदिक मंत्रों की रचना करती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अब तक आपके सामने पेश कर रहा था कि महिलाओं ने क्या किया, शास्त्रार्थ में पुरुषों को पीछे बिछाड़ दिया। पुरुषों को क्या किया, शास्त्रार्थ में पराजित किया। क्या किया महिलाओं ने, शास्त्रार्थ में क्या किया, पुरुषों को भी पराजित कर दिया। किन्होंने, महिलाओं ने, ठीक है। अच्छा अब मैं कुछ विदुषी महिलाओं की बात करता हूं। विदुषी महिलाएं जो हैं, कौन कौन सी विदुषी महिलाएं हुई, कौन कौन सी विदुषी महिलाएं हुई। देखो कुछ जो 1-2 महिलाएं हैं जो विदुषी महिलाएं हैं, उनकी अपने को क्या है खास तौर से जानकारी मिलती है, बाकियों की क्या मिलते हैं अपने को नाम मिलते हैं, ठीक है। एक बार मैं मिटा दूं, इसको मिटा दो एक बार। देखो 1-2 महिलाएं हैं जिनके बारे में अपने को खास तौर से जानकारी मिलती है, बाकियों के अपने को नाम मिलते हैं। देखो नंबर 1 जो विदुषी महिलाएं हैं, लोपामुद्रा, ठीक है, घोषा, श्रद्धा। नंबर 3
श्रद्धा, ठीक है। नंबर 4 चंपा, नंबर 5 अपाला, नंबर 6 विश्वसरा, नंबर 7 गार्गी और नंबर 8 मैत्रायनी। क्या नाम मिलता अपने को? मैत्रायनी, ठीक है। तो ये क्या है? ऋग्वेदिक कालीन जो वो विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने क्या किया, अपना जीवन पर्यंत क्या किया है, गुरु के पास बिताया है, ठीक है। मिटा दूं? और एक बात याद रखना आप, जो आजीवन जो अविवाहित रहती थी ना महिलाएं, अविवाहित रहने वाली महिलाएं जो है वो क्या कहलाती थी? वो अमाजू कहलाती थी। क्या कहलाती थी? अमाजू कहलाती थी, ठीक है। जो महिलाएं क्या है, आजीवन क्या है, यानी कि पूरे पूरे जीवन विवाह नहीं करती थी, ऋग्वेद काल में क्या है, उन महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है, ठीक है। ये अपनी बातें होगी किसके बारे में? किसके बारे में बात करके अपने सामाजिक जीवन में महिलाओं के बारे में बात कर ली अपने, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हम कल किसकी बात करेंगे? वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे। कल खास तौर से किसकी बात करेंगे सर? अपने वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे कि कितने वर्ण थे और वर्ण व्यवस्था में अपने को किस किस तरीके से, क्योंकि कर्म पर आधारित थी, जानकारी मिलती है अपने को, ठीक है। तो उसकी बात हम कल करेंगे, ठीक है। एक